हाय गाइस, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है। मुझे पता था कि हम लोग जो वोट्स देते हैं वो राज्यसभा के लिए नहीं होते। कंट्री लेवल पे हम लोकसभा के एमपी सिलेक्ट करते हैं और स्टेट लेवल पे हम एमएलएस के लिए वोट करते हैं। तो मैंने रिसर्च करी और समझा इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर। ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। स्टार्ट करूंगा राज्यसभा के बेसिक स्ट्रक्चर से और फिर इलेक्शंस की सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे जो पता होनी चाहिए। एक स्पेशल किस्म की वोटिंग होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, उसको समझेंगे और फाइनली कंक्लूड करेंगे कि राज्यसभा की मेजॉरिटी आना क्यों जरूरी है किसी भी पार्टी के लिए। स्टार्ट करते हैं राज्यसभा के बेसिक से। राज्यसभा को अपर हाउस भी बोला जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस। अभी राज्यसभा में 245 एमपीज हैं, जिसमें 233 वो होते हैं जिनको स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। मतलब जो स्टेट के एमएलएज होते हैं वो मिलकर राज्यसभा के ये एमपीज इलेक्ट करते हैं। हर स्टेट से कुछ फिक्स नंबर ऑफ सीट्स होती हैं राज्यसभा की। 12 एमपीज ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। वो अलग अलग फील्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल, सचिन रह चुके हैं एमपी स्पोर्ट्स के सेक्टर से। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 250 हो सकती है राज्यसभा की, बट अभी 245 पे ही ऑपरेट करती है। चेयरमैन हमेशा इंडिया के वीपी होते हैं, एम वेंकैया नायडू। इनडायरेक्ट इलेक्शंस, जैसा मैंने अभी बोला कि राज्यसभा के मेंबर्स को हम डायरेक्टली नहीं वोट करते हैं, हम अपने रिस्पेक्टिव स्टेट से एमएलएस को चुनते हैं और वो उस स्टेट से राज्यसभा के एमपीज को इलेक्ट करते हैं। इन एमपीज का टर्म होता है 6 इयर्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होती। जैसे लोकसभा में क्या होता है कि सारे सीट्स का इलेक्शन एक साथ होता है, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। एक बारी में सिर्फ 1/3 सीट्स का इलेक्शन होता है और वो हर 2 साल में होता है। तो आफ्टर एवरी इलेक्शन 2/3 मेंबर्स जो हैं वो तो सेम ही रहेंगे, जस्ट 1/3 अपडेट होते रहते हैं हर 2 साल में। कभी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में अगर डेथ या रेजिग्नेशन के केस में होते हैं बायपोल्स, और वो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बायपोल से वो उतना ही टर्म सर्व करते हैं जितना उस सीट पे बचा हुआ होता है। वोटिंग तभी होती है जब कैंडिडेट्स सीट से ज्यादा हों। अब वोटिंग प्रोसेस को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अब आप सोचिए कि आपके स्टेट में अगर किसी पार्टी की कंफर्टेबल मेजॉरिटी है और राज्यसभा के इलेक्शंस जो हों वो नॉर्मली सीट वाइज इलेक्शंस हों, यानी कि एमएलए से पूछा जाए कि कौन सी सीट पे आप किस कैंडिडेट को देखना चाहते हैं। हमेशा रूलिंग पार्टी जो होगी स्टेट की, उसी का कैंडिडेट जीतेगा हर राज्यसभा की सीट को। इसको अवॉइड करने के लिए एक अलग टाइप की वोटिंग प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं STP, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। इससे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आता है स्टेट की हर पार्टी से। इसमें सीट वाइज वोटिंग नहीं होती अलग अलग सीट की, बल्कि इसमें जो वोटर्स हैं यानी कि एमएलएस, उनको बोला जाता है कि आप सारे कैंडिडेट्स को रैंक दीजिए। आप सबसे ज्यादा किसको राज्यसभा में देखना चाहते हैं उसको रैंक मिलेगी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसको सिंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि वोट एक ही काउंट होता है। इवन दो रैंक दिए जा रहे हैं बट वो सिर्फ प्रायोरिटी है। अगर फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट के पास वोट नहीं गया तो सेकंड के पास जाएगा, नहीं तो थर्ड के पास, नहीं तो फोर्थ के पास। इसमें कोई भी वोट वेस्ट नहीं होता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 21 वोट्स चाहिए किसी को राज्यसभा की सीट जीतने के लिए और कोई कैंडिडेट को 21 वोट्स मिल चुके हैं, तो 22nd वोट उसको नहीं पड़ेगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा सेकंड चॉइस कैंडिडेट पे। 21 एमएलए ने वोट दे दिया है और 22वां एमएलए भी यही कह रहा है कि मेरा फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट ये है, जिसको 21 मिल चुके हैं। उसका 22वें एमएलए का फर्स्ट चॉइस नहीं कंसिडर किया जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है, उसका सेकंड चॉइस पे आ जाएगा। और ऐसे ही सेकंड से थर्ड पे एंड थर्ड से फोर्थ पे एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो चुका है क्लियर कट, जिसके बहुत ही कम वोट्स हैं, लेट्स से 4 या 5 वोट्स हैं सिर्फ, उसमें भी नेक्स्ट चॉइस कैंडिडेट्स के पास चला जाएगा वो वोट। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे ये पता चलता है कि कितनी सीटों की जरूरत है क्वालिफाई करने के लिए। टोटल वोटर्स को यानी कि एमएलएस को जब आप सीट्स +1 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो आता है विनिंग नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर 100 वोटर्स हैं और 4 सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहे हैं तो इस फॉर्मूले के हिसाब से नंबर आया 21, जो हम बात कर रहे थे अभी। तो 22nd वोट जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। आप मैथमेटिकली अगर सोचेंगे इसको तो आप समझ जाएंगे कि टोटल 100 वोटर्स में अगर एक को 21 सीट्स मिल गई हैं तो वो टॉप 4 में तो आ ही जाएगा। इस सिस्टम से मेजॉरिटी माइनॉरिटी का इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है, बिकॉज अगर कोई एमएलए मेजॉरिटी का भी है स्टिल उसको रैंक तो देना ही पड़ेगा माइनॉरिटी वाले को। तो अगर सारे ऊपर वाले ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं, उसका वोट माइनॉरिटी वाले को भी पड़ सकता है। फाइनली ये समझते हैं कि राज्यसभा की मेजॉरिटी होना क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी पार्टी के लिए। एक तो ये लोकसभा की तरह पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा सरकार बना या गिरा तो नहीं सकती, पर एक गवर्नमेंट की एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है।
इसका रिविजनरी रोल होता है, जिसमें लोकसभा से पास हुए बिल्स राज्यसभा से भी पास करवाने होते हैं। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट राज्यसभा से बिल्स पास नहीं करवा पाएगी तो जो डिसीजन वो लेना चाहेगी वो स्मूथली नहीं ले पाएगी। कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं राज्यसभा के पास, जैसे कोई मैटर अगर स्टेट के जुरिस्डिक्शन में आता है उसको वो सेंटर के जुरिस्डिक्शन में कर सकती है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्सो उसके पास पावर है कि एक ऑल इंडिया सर्विस बना दे बेस्ड ऑन द नीड। कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं राज्यसभा के बेसिक स्ट्रक्चर को, क्योंकि हर स्टेट से आने वाली सीटें सेम नहीं होती। इंडिया में उत्तर प्रदेश से ही 31 सीट्स आ जाती हैं और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिससे 1 या 2 सीटें ही आती हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऐसा ही वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए।